ये पॉइंट आपको बता रहा है कि इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन द वेपर फेज इज रिचर। आइडियल सॉल्यूशन में वेपर फेज जो है तो रिचर होगा उस कंपोनेंट के साथ जो ज्यादा वोलेटाइल होगा, जिसके पास ग्रेटर वेपर प्रेशर होगा। अच्छा, इसको अब हम समझेंगे कैसे। इसको समझने के लिए मैं एक क्वेश्चन के हेल्प से इसको समझा रहा हूं, एग्जाम्पल के हेल्प से। मैं इसे समझा रहा हूं। डन 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 बानिया डन डन। अब इसको एग्जाम्पल के हेल्प से समझो कि एक एग्जाम्पल हम यहां पे ले रहे हैं कि एकदम गौर करके देखना कि मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन वेपर फेज is x1 and the mole fraction of component A and the mole fraction of component A in liquid mixture is x2, then अंडर ब्रैकेट में लिख लो P नॉट A इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A, P नॉट B इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर B, ब्रैकेट बंद। देन द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड मिक्सचर, then the total vapor pressure of liquid mixture is कितना होगा? ऑप्शन ए P नॉट A इंटू x2 बाय x1, ऑप्शन बी P नॉट A इंटू x1 बाय x2, ऑप्शन से P नॉट B इंटू x1 बाय x2, ऑप्शन डी P नॉट B इंटू x2 बाय x1। अब क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन ए का x1 है एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन लिक्विड मिक्सचर में x2 है। P नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ ए है, P नॉट बी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी है। टोटल वेपर प्रेशर लिक्विड मिक्सचर का निकालना है, टोटल वेपर प्रेशर लिक्विड मिक्सचर का निकालना है। टोटल वेपर प्रेशर लिक्विड मिक्सचर का निकालना है तो कैसे निकालेंगे? PA पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, रोल्स लॉ, इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट। वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर स्टेट में कितना है? P नॉट ए इंटू x2, क्योंकि ए का लिक्विड मिक्सचर में जो मोल फ्रैक्शन है वो x2 है, तो यहां पे हो जाएगा PA इक्वल टू P नॉट ए x2, PA इक्वल टू P नॉट ए x2। अच्छा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर स्टेट x1 ये होता है PA अब बाय P टोटल, PA बाय P टोटल, PA इक्वल टू P नॉट ए x2 बाय P टोटल। सो P टोटल इक्वल टू
P naught A x2 अपॉन x1, P naught A x2 अपॉन x1। अब यहां पे क्या किया हमने, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि x1 वेपर, x1 मोल फ्रैक्शन है x1 मोल फ्रैक्शन है वेपर स्टेट में, x2 मोल फ्रैक्शन है लिक्विड स्टेट में। P नॉट ए और P नॉट बी क्या करना है? हेलो बच्चा लोग, अब आवाज आ रही है आपको? बोलना आप लोग। सर आपकी आवाज तो आ रही है। तुम्हारी भी आ रही है, आपने समाधान कर दिया, टेंशन मत लो। हाँ ठीक है, अब तुम्हारी भी आवाज आएगी, डोंट वरी। ठीक है, अंकित सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? सबको जा रही है मैम, आपकी भी आ रही है। इधर आ जाओ, सर को यहाँ बुला लो। गुड मॉर्निंग सर। ठीक है बच्चा, कहाँ पे? ठीक है, खुश हैप्पी। इधर वाले में? अब तो भाई हंस दो। अच्छा वहां से चले, इससे चला जाऊं उसमें? अच्छा चलिए मैं इसको क्लियर करके उस स्टूडियो में आ रहा हूँ। ठीक है, स्टूडियो बदलूंगा 1 मिनट के लिए। तो P A इक्वल टू P नॉट A x2, अच्छा x1 इक्वल टू हो जाएगा P A, ठीक है मैम, P A इक्वल टू P नॉट A x2। ये हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ A इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ A इन प्योर स्टेट इनटू मोल फ्रैक्शन x2। अच्छा x1 डाल्टन लॉ से PA बाय P टोटल, PA क्या है? P नॉट A x2 बाय P टोटल, इसमें कौन सा माइक टोटल इक्वल टू P नॉट A x2 बाय x1। अब आवाज के लिए हम लोग चलेंगे दूसरे स्टूडियो। ओके ये आपको पीपीटी चाहिए होगी ना, पीडीएफ। आप जाओ सर उसमें थर्ड वाले में चले जाओ। थर्ड में मैंने वाला आगे बच्चों की आवाज आ रही है। ठीक है। यस सर। ये मैम सही, 1 मिनट रुकिए। 3 4 तो पता नहीं बताओ। माइक में दोनों आप यूज करके देख लेना, किससे वॉइस आ रही है। ये पेन में पड़ा है। एक मिनट तब तक आप बता दीजिए कहाँ पे लिखा था। इसी पे बियॉन्ड में पेन इसके अंदर है, सेम वैसे ही है। सेम ये है माइक। एक हाँ मैडम, कैमरा कहाँ पे है? इसका ये माइक है सर ये बंद कर। दो माइक है। हेलो 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 यस सर। हेलो हेलो सर। हेलो। यस सर। 1 सेकंड बस दादा, 1 सेकंड। सर ये कैमरा अच्छा है, इसमें हैंडसम लग रहे हो आप। एक ही तो लूं मैं, एक ही ये लूं ना। कैमरा ये है, बोर्ड कहाँ तक आ रही है? सर एक माइक रिकॉर्डिंग वाला भी तो होगा। रिकॉर्डिंग वाला कौन सा होगा रिकॉर्डिंग वाला? हो रही है पक्का?
इसमें सर तो रिकॉर्डिंग वो चालू कहाँ दिख है रहा है, मैं बच्चे कहाँ सर दिख ऊपर रहे आ रहा है हैं? स्क्रीन ये के है, ऊपर आ रहा है एक मिनट, तो रुको रुको रुको, ये मेरा, ये इसको सामने लाऊंगा ना, तभी तो बच्चे को चैट पढ़ूंगा। ये कहाँ आ रहा है सामने? एक मिनट, चैट तो समझ गए, जो मैं लिखूंगा वो तो मुझे दिखाई देना चाहिए ना। ये मेरा बड़ा होना चाहिए, मिनिमाइज ही हो गया, चला गया कहीं। ये तो चैट है, मेरा वीडियो कहाँ गया जहाँ पे मैं दिखाई दे रहा था? इसको पिन कर दीजिए आप अपनी स्क्रीन दिखाए कहाँ पे? ये तो मैम चैट है। करो ना सर, कर दिया, इसको पिन कर दो। पिन कर दूँ, कर दिया, ये आ गया मैं, ठीक है। अब ये चैट आएगा बच्चे का, चैट इस पे क्लिक चैट इस पे आएगा। अच्छा, ये क्या कर दूँ, ये चैट पढ़ने के लिए? हाँ, ये आवाज क्लियर है? हेलो 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 हेलो, मैडम देखिए तो कहाँ तक दिख रहा है? ऊपर पूरा दिख रहा है? नो सर आपका हाथ नहीं दिख रहा ठीक है, वेलकम बैक। ये नहीं आ रहा है, ये पूरा आ रहा है ना? तो मैं अपने हेड तक तो लिख ही लूं? बिल्कुल सर ठीक है, ठीक है मैम, थैंक यू। चलो तो अब हम लोग इसको, ओए यार मैंने ये तो पैर ही तोड़ देगा। हाँ, सर नहीं दिख रहा वहाँ तो किधर नीचे लाऊं? करो और थोड़ा आगे, थोड़ा नीचे करो सर यहाँ तक? थोड़ा और नीचे करो और नीचे करो नहीं, ये पूरा नहीं आ रहा है। नो सर वेपर प्रेशर, अब आप देखो, ऊपर आ रहा है, नीचे करो, यहाँ पे लो, इसके नीचे, यहाँ तक। और आज तो लगता है कुछ बलिदान मांग रहा है। ठीक है मैम, थैंक यू। ओके दोस्तों, ठीक है। अब हमारे मेरा मोबाइल, हाँ है, गुड। वेपर प्रेशर ऑफ ए, सेकेंड एग्जांपल है हमारे पास, कि वेपर प्रेशर ऑफ ए, वेपर प्रेशर ऑफ ए, दैट मीन्स कि पी नॉट ए, पी नॉट ए ये गिवन है 100 मिलीमीटर मरकरी, 100 मिलीमीटर मरकरी, एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी, ये भी प्योर है, ये भी प्योर है, पी नॉट बी ये गिवन है 150 मिलीमीटर मरकरी, 150 मिलीमीटर मरकरी। ओके, 2 moles of liquid A, 2 moles of liquid A and 3 moles of liquid B, and 3 moles of liquid B, 2 moles of liquid A and 3 moles of liquid B are mixed to form, are mixed to form an ideal solution, are mixed to form an ideal solution. The vapor pressure of solution will be, the vapor pressure of solution will be, option A 135 mm, option B 130 mm, option C 140 mm, option D
145 mm। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि वेपर प्रेशर ऑफ ए पी नॉट ए 100 मिलीमीटर एच जी, वेपर प्रेशर ऑफ बी पी नॉट बी 150 मिलीमीटर एच जी, 2 moles of liquid A and 3 moles of liquid B are mixed to form an ideal solution. Find the vapor pressure of solution। हमें वेपर प्रेशर निकालना है सॉल्यूशन का, हमें वेपर प्रेशर निकालना है सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसे निकलेगा? तो पी टोटल बी आएगा, हमें निकालना है पी टोटल, पी टोटल निकालना है हमें। 130 mm। बी अच्छा, आएगा, आंसर बी। भी दे रहा है इधर बच्चे सारे स्क्रीन पे। पहले आप बॉर्डर लाइन खींच लीजिए, फिर उसे में, हाँ ठीक है, गुड गर्ल, गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय। सर 130 mm। ठीक है, बॉर्डर लाइन डाल दिया हूं दोस्त, कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों के लिए बॉर्डर लाइन है। ये है बॉर्डर लाइन। सर उतनी दूर तक नहीं है, जहाँ पे आपका बी है ना वहीं तक दिख रही है हम लोगों को स्क्रीन में। समझ गया। हाँ, गुड 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 गुड। अच्छा चलो, तो कैसे करेंगे इसको? अब शुरू हो जाओ, सारे बच्चों ने आंसर भी बोल दिया बी। अच्छा, आंसर बी है या नहीं है ये मैं, अरे आंसर तो बी ही है। तो आपको क्या निकालना है? पी टोटल। तो पी टोटल इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। एक्स ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? एक्स ए कितना है? एक्स ए है तुम्हारा 2 मोल ऑफ लिक्विड ए, तो एक्स ए हो गया 2/5, एक्स बी हो जाएगा आपका 3/5। तो पी टोटल इक्वल टू पी नॉट ए, पी नॉट ए है आपका 100 इंटू 2/5 प्लस पी नॉट बी, पी नॉट बी है हमारा 150 इंटू 3/5 काट दो, ये हो गया 40, इसको भी काट दो, ये हो गया 90, 130 मिलीमीटर। अरे परवेज मुशर्रफ, तुम्हें समझ में नहीं आया बेटा? परवेज, यस सर। हाँ गुड बॉय। सर अरे बोला तो 130 mm। अरे सर ये ऊपर, अरे तुम्हारा हाथ अभी तक उठा हुआ है, क्या चक्कर है? हाँ हेलो क्यों? सर। सर यस, ये पी टोटल में एक्स बी नहीं आएगा? अब बोलो ना जो बोलना है, बोलो। सर अच्छा मैं इधर, बोलो। सर वॉइस वही लगता है बोल तो तुम्हारा। रहा हूँ। परवेज तेरी आवाज कम आ रही है। हाँ, हेलो चलो गुड बॉय। हेलो। सर ये एक्स बी नहीं आएगा? अब एक बात बताओ तुम लोग, ये तुम लोगों ने कर लिया, अब मैं तुम्हें एक सिंपल सा एग्जांपल यहां पर ले रहा हूं कि एक लिक्विड है ए, ये है 100 मिलीलीटर, दूसरा लिक्विड है बी, ये है 25 मिलीलीटर, 25 मिलीलीटर, ठीक है। इस दोनों को मिला करके एक सॉल्यूशन बना ए बी, इस दोनों को मिला करके एक सॉल्यूशन बना ए बी। ये ए बी सॉल्यूशन जो है इसका वॉल्यूम है 125 मिलीलीटर। नाउ माय सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू राइट नाउ, मेरा सीधा सवाल है आप लोगों से कि क्या ये आइडियल सॉल्यूशन है, क्या ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है? आइडियल सॉल्यूशन आइडियल है। या आइडियल 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 सॉल्यूशन, आइडियल आइडियल सॉल्यूशन है, आइडियल सॉल्यूशन है। बहुत सही जवाब। हाँ, फोर्थ एग्जांपल लो आप। एट 25 डिग्री से, at 25 degree C, the total pressure of an ideal solution,
The total pressure of an ideal solution, the total pressure of an ideal solution obtained by mixing obtained by mixing 3 mole of A and 2 mole of B2. 3 mole of A and 2 mole of B2. 2 mole of B2. नहीं B2 नहीं, सीधे B है. 2 mole of B, 3 mole of A and 2 mole of B is 184 torr. 184 torr. What is the vapor pressure of pure B? What is the vapor pressure of pure B? What is the vapor pressure of pure B at same temperature? What is the vapor pressure of pure B at same temperature? At same temperature. अच्छा, और दिया क्या हुआ है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए गिवन है 200 टॉर. तो आपको निकालना है कि एट 25 डिग्री सी द टोटल प्रेशर ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन, at 25 degrees C, the total pressure of an ideal solution obtained by mixing 3 moles of A and 2 moles of B is 184 torr. What is the vapor pressure of pure B at same temperature? While vapor pressure of pure A is given 200 torr. बहुत ही आसान है, कैसे निकालोगे? PA equal to P naught A accept, PB equal to P naught, sorry, P total equal to P naught PA plus PB. सर 156 torr. कितना? 156. 156. आंसर है 160. यस सर 160 आ रहा है. यस सर 160. आंसर 160 है बेटा. सर 160 टोर 160. सबसे पहले आप निकालो XA, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इक्वल टू हो जाएगा 3/5, मोल फ्रैक्शन ऑफ B ये हो जाएगा 2/5, 3/5, 2/5. अब P इक्वल टू P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB, P इक्वल टू है 184. वेपर प्रेशर ऑफ A इन प्योर स्टेट गिवन है 200 टॉर, तो 200 इंटू XA 3/5 प्लस P नॉट B निकालना है इंटू 2/5, 40 इंटू 3 120, इधर आ गया 120, 184 माइनस 120, तो ये हो गया 64 इक्वल टू P नॉट B इंटू 2/5. सो P नॉट B इक्वल टू 64 इंटू 5/2, ये हो गया 32, ये हो गया 160 mm. अरे ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे था यार. यस सर, हो गया था. सर नेक्स्ट.
ठीक है, अब आप लिखिए एजियोट्रोपिक मिक्सचर। एजियोट्रोपिक मिक्सचर ये होता है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, एजियोट्रोपिक मिक्सचर ये होता है जिस मिक्सचर को तुम हीट करो लेकिन उसके हीट करने के बावजूद भी कंपोजिशन में कोई चेंजिंग ना हो, तो उसको हम बोलते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर। उसको हम बोलते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर। लिखो, ए मिक्सचर व्हिच बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, a mixture which boils at constant temperature a mixture which boils at constant temperature without any change in composition, without any change in composition. A mixture which boils at constant temperature without any change in composition is called azeotropic mixture. Is called azeotropic mixture. Is called azeotropic mixture. एजियोट्रोपिक मिक्सचर, इस एजियोट्रोपिक मिक्सचर को तुम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, हाई बॉइलिंग एजियोट्रोप्स और लो बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। हाई बॉइलिंग एजियोट्रोप्स वो होगा जो सारे नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल हैं, और लो बॉइलिंग एजियोट्रोप्स वो होगा वो जो सारे पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल हैं। तो सबसे पहले एजियोट्रोपिक मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसको हम कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट करें, कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट करें और हीटिंग के बाद उसके कंपोजिशन में किसी भी तरह की चेंजिंग ना आए, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट बॉइलिंग एजियोट्रोप्स या एजियोट्रोपिक मिक्सचर। अब इस एजियोट्रोपिक मिक्सचर को आप दो पार्ट में डिवाइड कर दो। अब छोटा छोटा टॉपिक है, जल्दी फिनिश कर लो। एजियोट्रोपिक मिक्सचर, इसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, हाई बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, और लो बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। हाई बॉइलिंग एजियोट्रोप मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा? निगेटिव डेविएशन वाले का, क्योंकि निगेटिव डेविएशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? ज्यादा होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। लो बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, इसमें आ जाएगा आपका सारा पॉजिटिव डेविएशन वाला। एग्जाम्पल वही रहेगा जो आपने पढ़ा था। सर आइडियल सॉल्यूशन एजियोट्रॉफ नहीं बनाते हैं? आइडियल सॉल्यूशन एजियोट्रोपिक मिक्सचर नहीं मिलेगा। आप डालो हेडलाइन, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड्स। सर 1 मिनट नोट नहीं किया है अभी।
solubility of gases in liquids. Solubility of gases in liquids. Solubility of gases in liquids. Following factors which affect the solubility of gas in liquids. Following factors which affect the solubility of gas in liquid. First, nature of gas and solvent. Nature of gas and solvent. Nature of gas and solvent. जो गैस आसानी से लिक्विफाई हो जाए, generally the gases which can be easily liquefied are more soluble. मतलब इसमें nature of gas and solvents. तो इसमें जो पॉइंट लिखो आप, generally the gases which can be easily liquefied, generally the gases which can be easily liquefied, generally the gases which can be easily liquefied, जो गैस आसानी से लिक्विड बन जाएगा, generally the gases which can be easily liquefied, generally the gases which can be easily liquefied are more soluble. जो गैस आसानी से लिक्विफाई हो सकता है वो ज्यादा सॉल्युबल होगा, मोर सॉल्युबल इन, इसमें एक टर्म जोड़ दो, इन कॉमन सॉल्वेंट्स. तुम पूछोगे सर कॉमन सॉल्वेंट्स का क्या मतलब है, तो मैं बता रहा हूं कि CO2 इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, क्योंकि वाटर जो है वो कॉमन सॉल्वेंट है, जबकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या है, वो कॉमन सॉल्वेंट नहीं है. तो CO2 ज्यादा सॉल्युबल है वाटर में इन कंपैरिजन टू, CO2 ज्यादा सॉल्युबल है वाटर में इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. यहां पे लिख लो एग्जांपल में कि CO2 is more soluble in H2O then O2 and H2. CO2 H2O में ज्यादा soluble है in comparison to O2 और H2 के कंपैरिजन में. अच्छा, जो गैसेज सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट कर लेता है, उसकी भी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है. पहले आप ये नोट करो, नोट करने के बाद यहां पे लिख दो डन. डन हो गया डन. इसी में आगे लिखो कि द गैसेज. सर एक मिनट. यस मैम, बैक करो सर एक बात. हाँ हेलो यस. हेलो चलो आप लिखो. सर. यस. सर आवाज आ रही है? हेलो. हाँ आ रही है. आ रही आवाज है. आ रही है सर? हाँ आ रही है. सर एक बार हो जाइए. साइड हो जाओ. साइड हो गया. हाँ बोलो परवेज, कुछ बोल रहे थे, बोलो. मैं सुन रहा हूँ. फोन चेक कर रहा था. मैं सुन रहा हूँ, बोलो जोर से. हो गया. अच्छा गुड गर्ल. देखो, जो गैस सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट कर जाता है,
जो गैस सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट कर जाता है उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। जैसे HCl ले लो या अमोनिया ले लो, वो वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा तो उसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो आगे आप पॉइंट लिखो, द गैसेज व्हिच रिएक्ट्स, द गैसेज व्हिच रिएक्ट्स with solvent, the gases which react with solvents, the gases which react with solvent possesses higher solubility, possesses higher solubility, the gases which react with solvent possesses higher solubility। एग्जाम्पल हो गया कि HCl and ammonia are highly soluble in water, HCl and ammonia are highly soluble in water, HCl and ammonia are highly soluble in water। HCl and ammonia are highly soluble in water। क्यों? क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है। सिमिलरली एग्जांपल, जितना लोग एग्जांपल ही तो पूछेगा, एग्जांपल ही तो आपसे पूछा जाएगा, एग्जांपल ही पूछा जाएगा। तो अगला और एग्जांपल लिखो, और एग्जांपल में डालो कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन कॉमा नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड are much soluble, oxygen, nitrogen and carbon dioxide are much soluble in ethyl alcohol, in ethyl alcohol then water, why? क्योंकि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड इथाइल अल्कोहल के साथ बॉन्ड बना लेता है, जो कि वाटर के साथ नहीं बना पाता है। इसलिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा सॉल्युबल है इथाइल अल्कोहल में इन कंपैरिजन टू वाटर, तो पहला फैक्टर था आपका कि नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। जैसा गैस का नेचर होगा, जैसा सॉल्वेंट का नेचर होगा, उस पे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करेगी, मतलब ओवरऑल नक्शल में बात किया जाए तो जो गैस इजीली लिक्विफाइड है, अभी तक आपने क्या पढ़ा, जो गैस इजीली लिक्विफाइड है वो ज्यादा सॉल्युबल होगा, 1 पॉइंट। सेकंड पॉइंट आपने क्या पढ़ा, जो गैस सॉल्वेंट के साथ आसानी से बॉन्ड बना लेता है वो ज्यादा सॉल्युबल है। थर्ड पॉइंट आपने क्या पढ़ा, क्या था उसमें आपने एग्जांपल देखा था कि HCl और NH3 वाटर में ज्यादा सॉल्युबल है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट में आपने देखा कि जो ऑक्सीजन है, कार्बन ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है, ये इथाइल अल्कोहल में ज्यादा सॉल्युबल है इन कंपैरिजन टू वाटर, क्योंकि ये इथाइल अल्कोहल के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। तो पहला फैक्टर था, जो फर्स्ट फैक्टर था वो था नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। सेकेंड फैक्टर लिखो टेम्परेचर। temperature, the solubility of most of the gases, decreases, with increase in temperature. The solubility of most of the gases decreases with increase in temperature. मैक्सिमम गैस की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ने से डिक्रीज कर जाती है। The solubility of most of the gases decreases with increase in temperature. क्यों? As the dissolution is exothermic process. As the dissolution is
एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाता है। अब तुम लोग मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दो। जब हम एक बीकर लेते हैं और बीकर में वाटर को हीट करते हैं तो वाटर के बॉयल होने से पहले तुम लोग देखना कि बबल जो होता है उसके दीवार पे, कंटेनर के दीवार पे बबल बन जाता है। क्यों? क्यों? जब हम एक कंटेनर लेते हैं, आप कंटेनर में वाटर दिए, ठीक है, बॉयल करना शुरू कर दिए, तो बिफोर बॉइलिंग वाटर बॉयल होने तक, जब तक वाटर बॉयल होगा उससे पहले ही देखना कि कंटेनर के दीवार पे बबल जैसा दिखने लगता है, बबल जैसा बनने लगता है। क्यों? गैस प्रेजेंट होगी इसकी वजह से। कंडेंसेशन। क्यों बनने लगता है बबल? तो गैसेस वगैरह प्रेजेंट होंगी जिसकी सॉलिडिटी डिक्रीज हो जाए, तो शायद इसलिए फॉर्मेशन ऑफ बबल हो। बबल पहले बन जाता है, वाटर बाद में। क्वेश्चन ये है कि बबल पहले बनता है, वाटर बाद में बॉयल होता है। क्यों? बबल किससे बनता है? गैस। बबल एयर से बनता है। बबल एयर से बनता है। बबल एयर से बनता है। आप लिखो यहां पर नीचे में पॉइंट लिखो, नीचे में पॉइंट लिखो। एज द टेम्परेचर राइजेज, एग्जाम्पल करके, कि एज द टेम्परेचर राइजेज, हाँ आवाज, हाँ, as the temperature rises, the dissolved air molecules begins to boil. The dissolved air molecule, the dissolved air molecule begin to boil. The dissolved air molecule begin to boil out of the solution. Begin to boil out of the solution long before the water itself boil. The water itself boil. वाटर के बॉयल होने से पहले एयर बबल बॉयल होने लगता है। जनरली टेम्परेचर बढ़ने से सॉलिबिलिटी डिक्रीज करता है। जनरली टेम्परेचर बढ़ने से सॉलिबिलिटी डिक्रीज करता है। सर एक बार रिपीट करना सर ये पॉइंट। जनरली टेम्परेचर बढ़ने से सॉलिबिलिटी डिक्रीज करता है। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि टेम्परेचर बढ़ने से सॉलिबिलिटी डिक्रीज करता है। 1 पॉइंट। सेकेंड पॉइंट मैंने ये बोला था कि जब वाटर को हम हीट करेंगे तो वाटर में एयर मोलिक्यूल भी है, तो पहले एयर मोलिक्यूल हीट हो जाता है। वाटर के हीट होने से बहुत पहले एयर का मोलिक्यूल हीट होता है। इसी कारण कंटेनर के दीवार पे वाटर का बबल पहले दिखाई देता है और वाटर बाद में बॉयल होता है। ठीक है, तो जनरली यदि आप इसका ग्राफ बनाओगे सॉलिबिलिटी और टेम्परेचर का, सॉलिबिलिटी और टेम्परेचर का ग्राफ बनाओगे तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा सॉलिबिलिटी डिक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा सॉलिबिलिटी डिक्रीज होता जाएगा। सर सर ठीक है, ये सेकेंड फैक्टर हो गया।
तो एक फैक्टर हो गया नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट, सेकेंड फैक्टर हो गया टेम्परेचर। अब हम थर्ड फैक्टर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसका सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड का, और वो है प्रेशर, और प्रेशर में हेनरी लॉ आता है। तो थर्ड फैक्टर आ जाओ प्रेशर। थर्ड फैक्टर है हमारे पास प्रेशर। प्रेशर का क्या रोल है इसके बारे में हेनरी ने एक लॉ दिया था, तो उसको हेनरी लॉ ही डायरेक्ट लिख लो, हेनरी लॉ लिखो आप हेनरी लॉ। हेनरी लॉ कह रहा है द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड, द सॉल्युबिलिटी ऑफ gas in a liquid, the solubility of gas in liquid is directly proportional to the solubility of gas in liquid is directly proportional to its pressure. The solubility of gas in liquid is directly proportional to pressure of the gas, is directly proportional to pressure of the gas, pressure of the gas is directly proportional to pressure of the gas over the solution, pressure of the gas over the solution, pressure of the gas over the solution at a definite temperature, at a definite temperature, at a definite temperature। ये क्या कह रहा है कि solubility of gas is directly proportional to pressure, solubility of gas is directly proportional to pressure of the gas, solubility of gas is directly proportional to pressure over the gas at a certain fixed temperature। तो जितना ज्यादा प्रेशर होगा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस उतनी ही ज्यादा होगी, ये कहना था हेनरी का। ठीक है, ये तो अभी 12th के एग्जाम में आप लोग पढ़े होंगे। एग्जाम नहीं हो, ओहो एग्जाम नहीं हुआ तो क्या हुआ, पढ़े तो थे। एग्जाम नहीं हुआ तो क्यों। हाँ, अब इसमें लिखो इफ m इज द मास ऑफ द गैस डिजॉल्व, m को मान लो मास ऑफ द गैस डिजॉल्व, mass of the gas dissolved per unit solvent, m equal to mass of the gas dissolved per unit solvent per unit volume of the solvent, ये बेटर रहेगा, per unit volume of the solvent, per unit volume of the solvent, m equal to mass of the gas dissolved, mass of the gas dissolved per unit volume of the solvent, P pressure of the gas, pressure of the gas in equilibrium, pressure of the gas in equilibrium with solution, P pressure of the gas in equilibrium with solution। तो mass m is directly proportional to P, so m equal to Kp, m equal to Kp। यहां पे K है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो ये क्या कह रहा है कि m इक्वल टू मास ऑफ द गैस डिजॉल्व, m इक्वल टू है, m क्या है
mass of the gas dissolved per unit volume of the solvent, per unit volume of the solvent. P equal to pressure of the gas in equilibrium with solution. तो mass of the gas dissolved is directly proportional to pressure P, so m equal to Kp. ये हो गया हेनरी का एक डिफिनेशन, m equal to Kp. केपी। अब ये तुम दो गैस ले लो या दो से ज्यादा गैस ले लो जो आपस में नॉन रिएक्टिंग है, तो उसके लिए भी हेनरी ने लॉ दिया है मोल फ्रैक्शन के टर्म में, उसके लिए भी हेनरी ने लॉ दिया है मोल फ्रैक्शन के टर्म में. पहले ये लिखो, पहले ये नोट करो, हो जाए तो बोलना. सर हो गया. हो गया. ओह, अब क्या करो कि इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन, मतलब ये कर लो. लिखो तो, व्हेन ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग गैसेज, व्हेन ए मिक्सचर ऑफ टू or more, when a mixture of two or more non-reacting gases, when a mixture of two or more non-reacting gases is brought in contact with a solvent, is brought in contact with the solvent, कह रहा है कि when a mixture of two or more non-reacting gases is brought in contact with a solvent, उस कंडीशन में क्या होगा, जो गैसेज का हर एक कंस्टिट्यूएंट है, जो गैसेज के हर एक कंस्टिट्यूएंट है, जो गैसेज के हर एक कंस्टिट्यूएंट है वो डिजॉल्व होगा, जो गैसेज के हर एक कंस्टिट्यूएंट है वो डिजॉल्व होगा अपने अपने पार्शियल प्रेशर के प्रोपोर्शन में, अपने अपने पार्शियल प्रेशर के प्रोपोर्शन में. तो हम लोगों ने क्या लिखा है, हम लोगों ने लिखा है व्हेन ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग गैसेज इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विथ ए सॉल्वेंट, ईच कंस्टिट्यूएंट गैस डिजॉल्व्ड, each constituent gas dissolved, each constituent gas dissolved, each constituent gas dissolved, each constituent gas dissolved in proportion to its own partial pressure, in proportion to its own partial pressure, in proportion to its own partial pressure, अपने अपने पार्शियल प्रेशर के प्रोपोर्शन में ये डिजॉल्व होगा. Henry law can be applied. Henry law can be applied to each individual gas. Henry law can be applied to each individual gas. Henry law can be applied to each individual gas independent of
their pressure, independent of their pressure, या इसको और भी बेटर ढंग से लिख सकते हो तो इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ अदर गैस, प्रेजेंस ऑफ अदर गैस। ये क्या कह रहा है कि व्हेन ए मिक्सचर of two or more non-reacting gases, when a mixture of two or more non-reacting gases is brought in contact with the solvent, जब दो या दो से ज्यादा गैस जो आपस में नॉन रिएक्टिंग हो सॉल्वेंट के कांटेक्ट में आता है, तो कह रहा है कि ईच कंस्टिट्यूएंट ऑफ गैस डिजॉल्व, हर एक कंस्टिट्यूएंट ऑफ गैस डिजॉल्व होगा अपने अपने पार्शियल प्रेशर के प्रोपोर्शन में, और हर एक गैस का जो डिसोल्यूशन रेट होगा वो इंडिपेंडेंट होगा प्रेजेंस ऑफ अदर गैस, दूसरे गैस के प्रेजेंस से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ अदर गैस। डन, ठीक है। अब इसी से संबंध में इसी के बारे में हेनरी ने एक लॉ दिया था। अब इसके बारे में हेनरी का लॉ क्या है, इसके बारे में हेनरी लॉ क्या कह रहा है, लिखो मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन of the gas, mole fraction of the gas in solution, mole fraction of the gas in solution is proportional to partial pressure of the gas, partial pressure of the gas, partial pressure of the gas, mole fraction of the gas in solution is proportional to partial pressure of the gas। मान लो x मोल फ्रैक्शन है और p पार्शियल प्रेशर है तो x is directly proportional to p, x is directly proportional to p। x क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, x है मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, p है पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, p है पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। आप यहां से लिख सकते हो कि x इज इक्वल टू k डैश इंटू p, यहां पे k डैश क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, या हम लिख सकते हैं कि p इक्वल टू 1 बाय k डैश इंटू x, p इक्वल टू 1 बाय k डैश इंटू x, और 1 बाय k डैश को ही kh लिया जाता है हेनरी लॉ कांस्टेंट, तो यहां पर जो kh हो गया, दिस kh इज हेनरी लॉ कांस्टेंट, हेनरी लॉ कांस्टेंट, हेनरी लॉ कांस्टेंट। तो सबसे पहले नटसेल में हम एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूं, पहले आप लोग फिर से समझ लो कि जब दो या दो से ज्यादा गैस जो कि आपस में रिएक्ट नहीं करता हो, वो जब डिसोल्यूशन के लिए गया है तो उनका डिसोल्यूशन अपने अपने पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और एक का डिसोल्यूशन
दूसरे गैस के प्रेजेंस होने के कारण इफेक्टेड नहीं होगा, क्योंकि ये गैस आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं। तो when two or more non-reacting gas brought in contact with the solvent, then their dissolution या their solubility is directly proportional to partial pressure and they are independent of presence of another gas. Okay, they are independent of presence of another gas. One point. Second point, कि यहाँ पे हमने मान लिया कि x मोल फ्रैक्शन है गैस का, p प्रेशर है गैस का, तो x is directly proportional to p. So x equal to k dash p. So p equal to 1 by k dash into x. 1 by k dash को kh हेनरी लॉ कांस्टेंट बोला जाता है, kh into x. लिख लो तो बताओ। हाँ ओके सर एक बार दोबारा बताना। हाँ सुन लो फिर से, पूरी कहानी को समझ लो। पूरी कहानी क्या कह रहा है कि जब तुमने 2 लिया गैस, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, 5 लिया, 10 लिया, जो आपस में रिएक्शन नहीं करता है, when 2 or more non-reacting gases brought in contact with solvent, जब 2 या 2 से ज्यादा गैस सॉल्वेंट के कांटेक्ट में लाया गया जो कि आपस में रिएक्शन नहीं करता है, तो हर एक गैस जो डिजॉल्व होगा या हर एक गैस का जो सॉल्युबिलिटी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पार्शियल प्रेशर का, और हर एक गैस की सॉल्युबिलिटी इंडिपेंडेंट होगा दूसरे गैस के प्रेजेंस होने के कारण। अब इसी के बारे में हेनरी ने एक लॉ दिया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स ऑन पार्शियल प्रेशर। तो मतलब x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। x क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। p क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? when we change proportionality into equality we take a constant, so x equal to k dash p, p equal to 1 by k dash into x। k dash क्या हो गया? 1 by k dash पे ले लिया गया kh, हेनरी लॉ कांस्टेंट, तो p equal to kh into x। अच्छा kh हेनरी लॉ कांस्टेंट है, हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी सॉल्युबिलिटी उतना कम होगा। लिखो पॉइंट, लिखो आप पॉइंट लिखो। हायर द वैल्यू ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट, higher the value of Henry law constant, higher the value of Henry law constant, lower is its solubility, lower is its solubility। Higher the value of Henry law constant, lower is the solubility of the gas in liquid, lower is its solubility। Okay, lower is its solubility। अब आ जाओ लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ। लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ, लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी लॉ कब कब अप्लाई होगा? लिखो, द प्रेशर इज नॉट टू हाई, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए। द प्रेशर इज नॉट टू हाई, प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। द प्रेशर इज नॉट टू हाई, द टेम्परेचर इज नॉट वेरी लो, द टेम्परेचर इज नॉट वेरी लो, टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए, प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए। एंड थर्ड पॉइंट, the gases do not chemically combine, the gases do not chemically combine with solvent, the gases do not chemically combine with solvent।
तो हेनरी लॉ का अभी इतने पे ही नहीं छोड़ूंगा, नीट इतना पे ही तुम्हारा जान नहीं छोड़ देगा। तो अभी तुम्हारा टॉपिक क्या था, तुम्हारा अभी एक फैक्टर बाकी है, तुम्हारा टॉपिक था सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस और इन लिक्विड में तुमने पहला टॉपिक क्या पढ़ा, नेचर ऑफ द गैस एंड सॉल्वेंट। दूसरा फैक्टर क्या पढ़ा, टेम्परेचर। तीसरा फैक्टर क्या पढ़ रहा है, प्रेशर। प्रेशर में आ गया हेनरी लॉ। हेनरी लॉ में लिमिटेशन, प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए, जो गैसेस मॉलिक्यूल है वो सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए। तनु हो गया? हाँ तो सर थर्ड पॉइंट एक बार और समझा दीजिए। अबे छोटी लड़की देख, एक बात और बता रहा हूं सर जी। या कोई बोल रहे हैं? बोलो। हट जाओ साइड। हाँ साइड हो गया, साइड हो गया, साइड हो गया। डन। लैबा, आकाश, यस राहुल, सर। थर्ड पॉइंट दोबारा बता। अरे थर्ड पॉइंट, जो गैसेज मॉलिक्यूल है वो सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक, गैसेज मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए। गैसेज मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो अभी गैसेज क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर है। कब, जब वो रिएक्ट नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट है एक दूसरे का, तभी हेनरी लॉ लगेगा। यदि वो रिएक्ट कर जाएगा तो क्या बनेगा, रिएक्ट करके इस पे बहुत सारा गेम डिपेंड करता है कि उस गैस बनेगा या सॉलिड बनेगा या लिक्विड बनेगा। क्योंकि गैस बनेगा तो उसका तो प्रेशर कम देगा, सॉलिड और लिक्विड बनेगा तो उससे काम नहीं होगा। इसको समझने के लिए कुछ और इस पॉइंट को थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं, रुको, और हाईलाइट करता हूं, रुको। लिखो तो एक पॉइंट लिखो कॉपी पे, रुको इसको और एक्सप्लेन करता हूं। लिखो कि द गैसेज मॉलिक्यूल, अच्छा रिएक्ट तो नहीं करना चाहिए, इवन डिसोसिएट और एसोसिएट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि गैसेज मॉलिक्यूल आपस में यदि रिएक्ट कर जाएगा उसका पार्शियल प्रेशर बदल जाएगा, उसका बहुत कुछ बदल जाएगा, तो ये उसके लिए अप्लीकेबल ही नहीं होगा। इवन तो मैं तो ये कह रहा हूं कि गैसेज मॉलिक्यूल या जो भी गैसेज हैं वो डिसोसिएट और एसोसिएट भी करेगा तो गेम खराब हो जाएगा। वो यदि डिसोसिएट और एसोसिएट भी करेगा तो गेम खराब हो जाएगा। कैसे, लिखो तो एक पॉइंट लिखो तो, द गैस मॉलिक्यूल डू नॉट ईदर डिसोसिएट और एसोसिएट। द गैस मॉलिक्यूल, इसी थर्ड पॉइंट के नीचे लिखते चलो, द गैस मॉलिक्यूल ईदर डू नॉट एसोसिएट, द गैस मॉलिक्यूल ईदर डू नॉट एसोसिएट और डिसोसिएट। ये आपस में ना एसोसिएट कर सकते हैं और ना डिसोसिएट कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं, द गैस मॉलिक्यूल डू नॉट ईदर डिसोसिएट और एसोसिएट इन द सॉल्वेंट, इन द सॉल्वेंट, इन द सॉल्वेंट। यदि गैस मॉलिक्यूल डिसोसिएट कर जाए या एसोसिएट कर जाए तो कहानी ही बदल जाएगा। क्या होगा मैं बता रहा हूं। इन केस द गैस मॉलिक्यूल, इन केस द गैस मॉलिक्यूल, मान लो जो तुम पूछ रहे हो, इन केस द गैस मॉलिक्यूल रिएक्ट विथ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट से रिएक्ट कर दिया, यही पूछ रहे हो ना कि इन केस द गैस मॉलिक्यूल रिएक्ट विथ सॉल्वेंट, इन केस द गैस मॉलिक्यूल रिएक्ट विथ सॉल्वेंट, रिएक्ट विथ द सॉल्वेंट, उसमें क्या होगा कि सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, हायर सॉल्युबिलिटी कैन बी ऑब्टेन्ड, या हायर सॉल्युबिलिटी कैन बी रिजल्ट। सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगा यदि वो आपस में रिएक्ट करेगा। हायर सॉल्युबिलिटी कैन बी रिजल्ट। जैसे तुम कैसे लोगे, जैसे लिया अमोनिया, अमोनिया को पानी में डाल दो तो अमोनिया और वाटर तो एक दूसरे से रिएक्शन करेगा, तो अमोनिया और वाटर एक दूसरे से रिएक्शन करेगा तो ये बन जाएगा NH4OH, ये बन जाएगा NH4OH। अमोनिया प्लस H2O मिलकर के बना देगा NH4OH। रुक जाओ एक मिनट,
अमोनिया प्लस H2O मिलकर के बन गया NH4OH, और जो डिसोसिएट हो जाएगा NH4 पॉजिटिव आप प्लस OH नेगेटिव में, NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में। तो मतलब यदि गैसेज मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट कर जाएगा तो सॉल्युबिलिटी और भी बढ़ जाएगी। हाँ, हेनरी लॉ उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब सॉल्युबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा बियॉन्ड द लिमिट भाग जाएगा, सॉल्युबिलिटी बहुत भाग जाएगी। जैसे एक और एग्जांपल ले लो, जैसे कि तुमने लिया कार्बन डाइऑक्साइड, इसको पानी में डाल दो, तो कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में डाल दोगे तो ये भी तुम्हारा क्या दे देगा, H2CO3। ये भी रिएक्शन करता है तो सॉल्युबिलिटी बहुत हो जाएगी। और एग्जांपल दे रहा हूं, रुको, और एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे डिसोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, तुम लोग तो बायो के बच्चे हो, बायो तुम्हें मुझसे ज्यादा ही आता है, आई डोंट नो एबीसीडी ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। तो डिसोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, पहले ये लिख लो, पहले लिख लो, मेरे को बोलना। हो गया? हाँ, खुशी लिखी गया, हो गया, खुशी को हो गया, खुशी को खुशी मिली। गरिमा सर हुआ नहीं अभी 2 मिनट। हाँ, गुड 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 गुड। अच्छा, तो एक तो हो गया कि एसोसिएट और रिएक्शन, गैसेज मॉलिक्यूल रिएक्ट नहीं करेगा, ये हेनरी लॉ का लिमिटेशन था। रिएक्ट करेगा तो सॉल्युबिलिटी काफी भाग जाएगी, जो हेनरी के रेंज से बाहर हो जाएगा, 1 पॉइंट। सेकंड पॉइंट, रिएक्ट होने पे क्या हो रहा है वो मैंने एक एग्जांपल दिखाया। एक मैं इंटरेस्टिंग एग्जांपल बता रहा हूं, आप लोग लिखो कॉपी पे कि द डिसोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, लिखो ऐसे, एग्जांपल में ही डाल दो, द डिसोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन in blood, the dissolution of oxygen in blood। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ऑक्सीजन गैस इज ओनली स्ट्रांगली soluble in water। नॉर्मली ऑक्सीजन गैस is only strangely soluble in water। Normally oxygen gas is only strangely soluble in water। Normally oxygen gas is only strangely soluble in water। However their solubility in blood, is abnormally high। However, their solubility in blood is abnormally high because of high content of hemoglobin molecule, because of high content of hemoglobin molecule, because of high content of hemoglobin molecule which are delivered to the tissue, which are delivered to the tissue, ये तो बायोलॉजी का टॉपिक है, which are delivered to tissue, which are delivered to the tissue for use in metabolism, for use in metabolism, for use in metabolism। तो जब हम हेमोग्लोबिन लेते हैं
और ये O2 के साथ जाएगा, ये बन जाएगा HbO24, HbO24. Due to these processes, Henry law is not strictly followed. Henry law is not strictly followed. क्या कह रहा है ये कह रहा है पॉइंट कि डिसोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन इज ब्लड, ऑक्सीजन गैस इज ओनली स्प्रेंगली सॉल्युबल इन वाटर. ऑक्सीजन गैस वाटर में स्प्रेंगली सॉल्युबल होता है, ऑक्सीजन गैस वाटर में स्प्रेंगली सॉल्युबल होता है, जबकि इसकी सॉल्युबिलिटी इन ब्लड, ऑक्सीजन गैस की सॉल्युबिलिटी ब्लड में एबनॉर्मली हाई हो जाता है बिकॉज ऑफ हाई कंटेंट ऑफ हेमोग्लोबिन. हेमोग्लोबिन के प्रेजेंस होने के कारण which are eventually delivered to tissue for use in metabolism. और यही सब रीजन है जिसके कारण जैसे वो रिएक्ट कर गया तो हेनरी लॉ स्ट्रिक्टली फॉलोड नहीं होता. तो हेनरी लॉ का लमसम बात हम फिर घूम करके वही पे आते हैं कि प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए, ठीक है. गैसेस मोलिक्यूल जो है केमिकली कंबाइन नहीं करना चाहिए सॉल्वेंट के साथ. यदि करेगा तो क्या क्या होगा वो तुम देख चुके हो. NH3 वाटर के साथ क्या कर रहा है, HCl वाटर के साथ क्या कर रहा है, CO2, O2, N2 गैस, इथाइल अल्कोहल के साथ क्या होता है, वाटर के साथ क्या होता है. तो आप लिखो, फिर मैं नटसेल में एक बार सारा कुछ कंक्लूड करके समझाता हूं. अच्छा, एप्लीकेशन तो रह गया हेनरी लॉ का. वैसे तुम लोग 12 में पढ़े होगे, नहीं भी पढ़े होगे. तुम लोग देखो नहीं कि लिख लिए, अरे लिख लिए तो डन वन कुछ लिखो या कुछ करो, कुछ बोल भी दो मुंह से. कोमल डन कर अभी हुआ सर. हाँ बोलिए. सर आप उधर से हट जाओ. रुक जाओ, मैं 1 मिनट रुको, मैं साइड होता हूं. अब तुम फिर बोल देना कि सर आ जाओ, मैं यहाँ नीचे बैठा हूं तो मैं देख नहीं पाऊंगा वो. सर आ जाओ वापस. आ जाओ. हाँ सर. हाँ आ गया. वेलकम बैक. अच्छा, मतलब अब मैं हेनरी लॉ का एप्लीकेशन बताता हूं. फिर एक और फैक्टर होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड का, वो होता है इंटरेक्शन ऑफ गैस विद लिक्विड. वैसे ऑलरेडी इसको हम लोग पढ़ चुके हैं. इंटरेक्शन ऑफ गैस अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है. इंटरेक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, क्योंकि इंटरेक्शन का ही इतना खेल देख रहे हैं. लिखो एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ. एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ तुम लोगों को पता ही होगा. 2-3 एप्लीकेशन है इसका. एक तो सॉफ्ट ड्रिंक का बोतल वाला होता है. क्या होता है, सॉफ्ट ड्रिंक का जो बोतल होता है, जो सॉफ्ट ड्रिंक मतलब सॉफ्ट ड्रिंक का जो बोतल होता है वो हाई प्रेशर पे सील्ड होता है. क्यों? क्योंकि सॉलिबिलिटी ऑफ कार्बन. हाँ कोमल ने जवाब दे. बाय गॉड, वेरी गुड. CO2, वेरी गुड, दैट्स ग्रेट. लिखो. फिर तो लिखो आप. सर वहाँ पे कार्बोनेटेड वाटर होता है. बोलो. सर वहाँ पे कार्बोनेटेड वाटर होता है. कार्बोनेटेड वाटर होता है वहाँ पे सर. वेरी गुड. ठीक है, लिखो. सॉफ्ट ड्रिंक्स बोतल. बच्चे सब तो लगता है ऑफलाइन से ऑनलाइन घर जाकर के तो खूब एकदम पढ़ लिख करके एकदम मजबूत हो गए हैं. हाँ वेरी गुड. लिखो सॉफ्ट ड्रिंक बोटल्स आर सील्ड. Soft drink bottles are sealed at high pressure. Soft drink bottles are sealed at high pressure to increase the solubility of CO2. To increase the
solubilities of CO2, to increase the solubilities of CO2 in the soft drink. Second, at high altitude, partial pressure of oxygen is laid low. Partial pressure of oxygen is low. At high altitude, partial pressure of oxygen is low. It leads to low concentration of oxygen in blood. It leads to low concentration of oxygen in blood. It leads to low concentration of oxygen in blood of blood. And low concentration of oxygen in blood, इसी को बुलाया था एनॉक्सिया. एक बीमारी होता है एनॉक्सिया. एनॉक्सिया. ये सर जूलॉजी में पढ़ी है एनॉक्सिया. हाँ तुम लोग बायो में पढ़ते हो. आई डोंट नो बायो, मुझे नहीं आता बायो मेरे को नहीं आता. एनॉक्सिया होता है, मुझे इतना बस अपना पॉइंट थोड़ा पता था, बट उतना कुछ नहीं पता. बायो में तुम लोग तो ज्यादा ही जानते हो. बायो में तुम लोग तो मतलब नेक्स्ट टू डॉक्टर हो. बस अगले साल ठप्पा लगेगा. डॉक्टर परवेज, डॉक्टर राहुल, डॉक्टर अंकिता, डॉक्टर लाइबा, डॉक्टर कोमल, डॉक्टर निकिता, डॉक्टर काजल, डॉक्टर परवेज एंड डॉक्टर 45 अदर. अब 45 का नाम ही नहीं दिख रहा है. पता नहीं क्या नाम है. देखो पता नहीं, रहने दे, अगली क्लास. वेलकम बैक. चलो तो हम लोग एक ले लेते हैं 15 मिनट का ब्रेक. थैंक यू. मिलते हैं ब्रेक के बाद.